कुछ देर पहले ऐश हाउस ग्रुप किताबों की दुकान के पास पहुंचा। बटलर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि ये मिस्टर लिन का रेजिडेंस है और उन्हें बेहद सावधान रहना चाहिए। जब तक जरूरी न हो किसी चीज को न देखें और न ही छुएं। सफेद सूट पहने एडमंड ने मुट्ठी भींचते हुए कहा कि वे बस एक काम से आए हैं। लड़के तुरंत कतार में खड़े हो गए। एडमंड उनके सामने खड़ा हो गया और उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के पास पहुंचा, उसे पर्पल ऑरा का एहसास हुआ। लिन, जो किताब पढ़ रहा था, उसने अपना सिर उठाया। लोगों की भीड़ देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। एडमंड के नेतृत्व में समूह अंदर चला गया। लिन मुस्कुराया और कहा कि वह बहुत देर से इंतजार कर रहा था। एडमंड ने झुककर अपना परिचय मिस चेरी के बटलर के रूप में दिया। चेरी के चेहरे की कल्पना करते हुए लिन ने मन ही मन सोचा कि बस 2 दिन पहले एक फोन कॉल की वजह से ही चेरी को अपने आदमियों को भेजने का समय मिल गया था। वह आदमी खड़ा हुआ और मून की ओर इशारा करते हुए बोला कि इसे एक नया पहचान पत्र चाहिए होगा। मून उस समय खुद अपने हाथ में रखे डिब्बे को देख रही थी। लिन ने अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी। उंगली से उसके माथे को सहलाते हुए उसने कहा कि पहले उसे कागजात संभालने चाहिए और डिब्बे से खेलना बंद करना चाहिए। कि यह बक्सा यहां से भाग नहीं जाएगा। एडमंड ने भौहें चढ़ाई। उसने डिब्बे पर लिखी बातें और उसकी आभा देखी और कल्पना से ही डर गया कि उसके अंदर क्या रखा होगा। उसका शरीर कांप उठा और उसे लगा इनके लिए तो वह बस एक खिलौना था जो किसी बच्चे को दिया जा सकता था। कांपना बंद करके एडमंड ने मन ही मन कहा कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मास्टर ने बताया था। सीने पर हाथ रखकर उसने लिन से कहा कि वह उसे नाम से पुकार सकता है। बटलर ने उंगलियां चटकाईं। उनमें से एक ने तुरंत कैमरा निकाल लिया। एडमंड ने हाथ पीछे करके सोचा कि सारा पहचान डेटा ट्रू सोसाइटी के स्थानीय नेटवर्क में संग्रहित है और प्रभावशाली लोग भी इसे जाली नहीं बना सकते। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए यह संभव था, क्योंकि जब ट्रू सोसाइटी ने पहली बार अपना डेटाबेस लॉन्च किया था तो वह खराब था। फिर उन्होंने ड्रूड्स ने बचे हुए ग्नोम मैकेनिक्स से संपर्क करने का एक तरीका खोज निकाला। इसीलिए ट्रू सोसाइटी के प्रतिनिधि ने ग्नोम से मुलाकात की और उनके गुप्त टॉवर के शूरवीरों को मांसपेशियों और सम्मान का जुनून था, जो लगभग पूरी तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रायोजित था। इसलिए जोसेफ गुस्से में आकर केवल पैसे स्वीकार कर सका। उस आदमी ने मून के सामने हाथ उठाकर उनके निर्देशों का पालन करने को कहा। वे लोग मुस्कुराए और कहा कि अब वे एक तस्वीर लेंगे और फिंगरप्रिंट्स। लिन ने चेहरे पर मुस्कान लिए सब कुछ देखा। उसने अपनी आंखें खोली। उसे अनायास ही याद आ गया कि चेरी जब उसके पास आई थी तो कितनी खुश थी। अब उसके बजाय उसने मून की तरफ देखा। बटलर आगे बढ़ा और बोला कि उनकी मालकिन दुर्भाग्य से किसी काम में व्यस्त हैं। हाथ उठाकर उसने कहा कि माफी मांगने के लिए उन्होंने उसके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। लिन मुस्कुराया और बोला कि चूंकि यह चेरी का गिफ्ट है, इसलिए उसे जरूर पसंद आएगी। एडमंड ने आंखें बंद कर लीं और कहा कि वह जरूर मालकिन को जवाब बता देगा। एडमंड ने डिब्बा खोला। लिन अचंभे से ठिठक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। डिब्बा मेज पर रखा गया था। अंदर का सिक्का चमक रहा था। तभी बटलर ने बताया कि यह एक सिक्का है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और किंवदंती है कि इसे भाग्य की देवी की आंख से बनाया गया था। कुछ दिन पहले चेरी ने डिब्बे पर हाथ रखा और कहा कि उसने मिस्टर लिन के लिए खास तौर पर दुर्भाग्य का एक सिक्का तैयार किया है। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि इस सिक्के में न सिर्फ जबरदस्त जादुई शक्ति है, बल्कि इसका एक प्राचीन इतिहास भी है। बटलर ने अपने चेहरे पर मुक्का मारा। अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए उसने कहा, यह चीज बहुत कीमती है और बहुत से लोग इसे अपने अनुष्ठानों में इस्तेमाल करना चाहेंगे। चेरी ने प्यारा सा मुंह बनाकर बटलर से कहा, बस इसी बार। बूढ़े का दिल छलनी हो गया था। हाथ उठाकर उसने कहा कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन यह आखिरी बार है। चेरी के होंठ खुल गए जब उसने कहा कि यह सिक्का बहुत खतरनाक है। उसने एक फाइल निकालते हुए कहा कि यह उस जगह की तस्वीर है जहां से उन्हें यह सिक्का मिला था। एडमंड के हाथ में तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चेरी ने कहा कि कमजोर लोग तुरंत मर जाएंगे, लेकिन उनकी जांच के अनुसार पता चला कि इसके पिछले मालिक ने अपने पैरों पर पत्थर बनाने वाली वो औषधि गिरा दी थी। अपना संतुलन खोकर जादूगर स्टील के कांटों वाले एक पौधे पर गिर पड़ा और उसका शिष्य सदमे का विरोध नहीं कर सका और उसने अपने गुरु का हश्र दोहराया।
भौहें चढ़ाते हुए चेरी ने कहा कि इससे सिद्ध होता है ये सिक्का में सचमुच द्वैत है। एडमंड के चेहरे पर पसीना बह रहा था। हाथ में तस्वीरों वाला फोल्डर लिए हुए उसने कहा कि अगर कोई आम इंसान इस सिक्के को छू ले तो उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। लिन ने हंसते हुए कहा कि उसे यह बात काफी दिलचस्प लग रही है। उसने सिक्का हाथ में लेते हुए कहा कि उसे अजीर के इतिहास में पहले से दूसरे युग तक बस दिलचस्पी है। कांपते हुए एडमंड की बात अनसुनी करते हुए लिन ने कहा कि वह बहुत प्रभावित हुआ है। एडमंड ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा कि उसे यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन मन ही मन वह यह देखकर भयभीत हो गया कि कैसे लिन ने सिक्के को जादू टोने का साधन नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर मान रहा है। एडमंड ने भौहें चढ़ाईं, यह महसूस करते हुए कि दूसरा सिक्का खो जाना कितने अफसोस की बात है। लिन ने मुंह खोला। सिक्का हाथ में लेते हुए उसने कहा कि चूंकि दुर्भाग्य का सिक्का देवी की नजरों से बना है, इसलिए भाग्य का सिक्का भी होना चाहिए। लिन ने अपनी उंगलियों से सिक्का उठाया। अचानक उसकी दुकान का दरवाजा खुला। कॉलिन, सिक्का हाथ में लिए चीखता हुआ अंदर भागा। हॉल में मौजूद सभी लोग चुपचाप उसको घूर रहे थे। कॉलिन घबराकर मुस्कुराया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, यह मानकर कि अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी जाल में फंस गए हैं। उसका शरीर कांप रहा था। उसमें ताकत और कमजोरी दोनों थी, पर उनके साथ बिल्कुल नहीं। कॉलिन उठा और सावधानी से काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। उसने मेज पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कॉलिन ने हाथ हिलाकर कहा कि यह उसकी मदद के लिए आभार है। एक पल बाद वह मुड़ा और भाग गया। लोग स्तब्ध होकर उसकी भागदौड़ देख रहे थे। एडमंड की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मेज पर रखा सिक्का दुर्भाग्य के सिक्के जैसा ही लग रहा था। सभी लोग सदमे से स्तब्ध रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सबने मेज पर रखे सिक्कों को देखा जो कुछ ही सेकंड में एक साथ प्रकट हो गए। उनके सामने अब दोनों सिक्के थे। एडमंड ने आंखें सिकोड़ लीं। वह समझ गया कि आम लोग इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि उनकी दुनिया में शरीर में भाग्य की रेखा होती है, लेकिन जितना ज्यादा मजबूत इंसान होगा मिस्टर लिन की तरह ही भाग्य के धागे अपने हाथों से थाम सकता है। ऐसी थी इंडिस्क्राइबेबल पद की शक्तियां। एडमंड को मानो बिजली का झटका लगा हो। वह जानता था कि इतनी शक्ति वाले प्राणियों के लिए संयोग नहीं होते। एडमंड अभी अभी हिल रहा था। उसके सामने भाग्य का सिक्का, जो बहुत पहले बांट गया था, फिर से जुड़ गया था। भाग्य का सिक्का पहले युग में गायब हो गया था। कलाकृति के कुछ हिस्से हमेशा उसकी पुनर्स्थापना का विरोध करते रहे। हर बार जब लोग सिक्कों को जोड़ने की कोशिश करते तो वे पागल हो जाते। एडमंड ने एक मग में चाय डाली। उसने कप उठाया और चाय पी ली। इसके बाद उसने उसे वापस रख दिया। लिन ने ध्यान नहीं दिया कि एडमंड का शरीर कैसे कांप रहा था। उसने दोनों सिक्के अपने हाथों में लिए, यह देखते हुए कि वे बिल्कुल एक जैसे ही थे। उसने आश्चर्य से मुंह खोला, यह जानकर कि किस्मत का सिक्का खुद उसके पास आ गया है। बगल में खड़े लोग डर के मारे सीधे खड़े हो गए। लिन ने मेज पर बैठे बैठे अपना हाथ ऊपर उठाया। 1 मिनट बाद उसने मेज पर एक सिक्का रख दिया। हंसते हुए उसने कहा, दुर्भाग्य का सिक्का उस पर कोई असर नहीं कर सकता। जिक्सू को याद करते हुए उसने मन ही मन कहा, सब कुछ वैसा ही है जैसा तब था, मानो वह उसके आने का संकेत दे रहा हो। लोग कांप रहे थे और पसीने से तरबतर थे। समझ नहीं पा रहे थे कि वह उनके सामने ऐसा क्यों कर रहा है। हर कोई उस भयानक लिन की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। वे जानते थे कि कोई भी ऐसी कलाकृति यूं ही नहीं दे देगा। लिन ने दूसरा सिक्का पहले सिक्के के पास लाया। सिक्के अचानक आपस में मैग्नेट की तरह चिपक गए। जब लिन ने सिक्का हाथ में लिया तो लोग सिहर उठे। उसने सिक्का उछाला और खुद से कहा, यह एक अद्भुत कलाकृति है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अब मेरे हाथ में भाग्य का एक पूरा सिक्का है। अपना चश्मा ठीक करते हुए एडमंड लिन की बात से सहमत हुआ। लिन ने वह चीज वापस रख दी। फिर अपनी छाती पर हाथ रखकर एडमंड ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम सब कुछ जांच लें? आंखें सिकोड़ते हुए एडमंड ने मन ही मन कहा कि ज्यादा संभावना यही है कि किताब का मालिक उसे कॉलिन को मार डालने या फिर अंजाम भुगतने के लिए कहेगा। लिन मुस्कुराया और बोला, दरअसल पड़ोसी ने मुझे पहले ही कोई दुष्टात्मा समझ लिया था, लेकिन चूंकि तुमने मेरी मदद करने और मुझे वह कलाकृति देने का फैसला किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए एडमंड ने कहा, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। फिर वह मुड़ा और चला गया।
उसके आदमी उसके पीछे दौड़े। एडमंड ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही उसको एहसास हुआ कि पड़ोसी बहुत डरा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो सिर्फ एक आधा खंडर अपार्टमेंट था। कॉलिन को बुलाए जाने पर उसने आह भरी। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसने सिर बाहर निकालकर पूछा, आखिर हुआ क्या है? एडमंड ने बताया, कर्ज चुकाने का समय लगभग आ गया है। तो उनमें से एक ने कागज का एक पन्ना आगे बढ़ाया। कॉलिन घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपने लगा। उसे पता था कि यह दिन जरूर आएगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। खड़े होकर दांत पीसते हुए उसने खुद से कहा, अगर मैं यह सामान बेच दूं तो घर वाले मुझे कुछ नहीं करेंगे। एडमंड ने कागज हाथ में लिया और कहना चाहा, हम आपका कर्ज माफ कर सकते हैं। कॉलिन का दिल धड़क उठा। बटलर को पकड़कर उसने पूछा, मेरी दुकान और उसमें रखी सारी चीजों की कीमत कितनी है? पसीने से तरबतर एडमंड ने कहा, सबके लिए लगभग 30,000 का खर्च आएगा। कॉलिन ने आंखें बंद कर लीं और आह भरी। उसने पीछे वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए बटलर से पूछा, क्या आप इसे ले सकते हैं? एडमंड कॉलिन से दूर हट गया और कहा, हम आपको केवल एक मोटा अनुमान ही दे सकते हैं, लेकिन हम जो कीमत देंगे वह कम होगी। एडमंड के चश्मे में उसकी झलक दिख रही थी। उसने मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हर बात मंजूर है। उसने हाथ उठाकर कहा, आखिरकार अब मैं आजाद हो गया हूं। कॉलिन जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा। वह तेज रफ्तार से अपने पुराने घर से बाहर भागा। वह उछल कूद कर रहा था और बच्चों जैसा खुश था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्रुप उदासीनता से देख रहा था। बाईं ओर वाले गंजे आदमी ने कहा, यह आदमी बहुत खुश है। एडमंड ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और कहा, मैं उन्हें सब कुछ खुद बताऊंगा। अब एडमंड दुकान के फर्श पर खड़ा था। लिन ने उंगलियां चटकाईं और कहा, मैं सब समझ गया हूं। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉलिन इतनी आसानी से जाने को तैयार हो जाएगा। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया। वह मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि पड़ोस की दुकान खाली थी। अब सड़क के बीचों बीच स्थित इस दुकान को अपने से जोड़ सकते हैं। एडमंड ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। लिन खड़ा हुआ और उनसे बात करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे एक कागज थमा दिया गया। एडमंड ने वह कागज लिन को देते हुए कहा, ये आपकी संपत्ति के दस्तावेज हैं। उसने अपना चश्मा ठीक किया और सोचा, चूंकि कॉलिन ने दुकान खाली कर दी है, इसलिए ये मेरी जीत है। तब लिन मुस्कुरा दिया। उन्होंने आपस में हाथ मिलाया। मून, जो एक तरफ खड़ी थी, ने सोचा, मुझे उन्हें बॉस के लिए एक ऊनी गलीचा खरीदने को कह देना चाहिए। मून लोगों को आगे बढ़ाते हुए ऊपर चली गई। लिन के कमरे में दाखिल होते ही समूह कांप उठा। वे धीरे धीरे चल रहे थे और हर समय कांप रहे थे। लिन कॉलिन की जर्जर दुकान में गया। फर्श पर पड़े तरल पदार्थ को देखकर उसने कहा, यह आदमी जाते समय उसका सारा सामान ले गया, यहां तक कि इत्र भी गिरा दिया। कुर्सी पर लगा रिमोट कंट्रोल इतना चिकना था कि उसमें से चमक भी आ रही थी। लिन ने दुकान का दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि अलमारियां मकड़ी के जाले और धूल से ढकी हुई थीं। जाहिर है, इस जगह और नुओजिन में व्यापार करना मुश्किल था। यह भूलकर कि वह खुद अपना ज्यादातर समय काउंटर के पीछे बैठकर बिताता था, लिन ने कल्पना की कि कॉलिन कह रहा है। उसके आकार और तंग कमरे को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह अपना सारा समय टीवी के सामने बैठकर बिताता है। लिन आगे बढ़ा। वह मेज के पास रुक गया। मेज पर उसे दिलचस्प कवर वाली कॉमिक्स दिखाई दी। मुस्कुराते हुए और आंखें बंद करते हुए उसने कहा, चूंकि ऐसी चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह पर पड़ी हैं, इसलिए समझ आता है कि व्यापार ठीक क्यों नहीं चल रहा था। कॉमिक की ओर हाथ बढ़ाते हुए लिन ने कहा, यह शहर के जीवन का अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर है। डेस्क वाला डिब्बा हाथ में लेते हुए उसने कहा, मुझे पूर्वाग्रहों से विवश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी संस्कृति का हिस्सा है। जब उसने कहा, मानव सभ्यता में उच्च बुद्धि और तुच्छ इच्छाएं दोनों ही होनी चाहिए, तो उसकी आंखों में लड़की की छवि झलक रही थी। लिन दुकान में घूम रहा था और वहां की संस्कृति और पॉप संगीत का अध्ययन करना चाहता था। वह रुका और बगल वाली मेज की तरफ देखने लगा। मेज पर नमक और रस्म के लिए कई सामग्रियां रखी थीं। लिन ने रोजमेरी हाथ में ली। कॉलिन की कल्पना करते हुए उसने कहा, इसकी गंध जमीन पर पड़ी हुई गंध जैसी ही है। मुझे अब किसी किताब का उसके कवर से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पता चला कि मैं अपने पड़ोसी को अच्छी तरह जानता ही नहीं था। उसने मेज पर रखे नमक को देखा।
और समझ गया कि शायद वे उसे इस मिश्रण से भूत प्रेत समझकर बाहर निकालना चाहते हैं। लिंजिया ने सिर खुजलाते हुए कहा, अब कोई बात नहीं, क्योंकि झगड़ा सुलझ गया है। सारी चीजें साए में समा गई। तभी लिन ने पलटकर कहा, बेहतर होगा कि जब तक लोग सब कुछ सुलझा न ले तब तक इंतजार करें और फिर इस जगह को एक बुक कैफे में बदल दें। इस तरह कैलेंडर के दिन बदलने लगे। लिन हर समय एडमंड के साथ घूमता रहा और उसे अपने विचार और काम समझाता रहा। एडमंड और उसके कर्मचारियों ने किताबों की दुकान का प्रवेश द्वार फिर से बनाया। कुछ दिनों बाद लिन ने रिबन काटा और अपना बुक कैफे खोला। वह एडमंड को किताबें देकर धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लिन का हाथ कांप रहा था। अपने हाथ सिर के पीछे फेंकते हुए लिन ने कहा, समूह ने सारा काम 2 दिनों में निपटा दिया है। उसको स्पॉन्टेनियसली ही याद आ गया कि कैसे बटलर ने हाथ हिलाकर उपहार लेने से इनकार कर दिया था और कहा था, हमें जल्दी करनी है। जब लिन ने कहा, दरवाजा बंद करने का समय हो गया है, तो मून ने दरवाजे पर लगा साइन बदल दिया। वह खड़ा होकर सोचने लगा। नए फर्नीचर से सजे हॉल में खड़े होकर लिन ने कहा, अब यह जगह घर जैसी लग रही है। लिन ने मून को बिस्तर पर जाने को कहा तो कमरे की बत्ती बुझ गई। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने मून से कहा, वह अपनी पढ़ाई के बारे में न भूले, क्योंकि भविष्य में प्रबंधन में उसकी मदद बेकार नहीं जाएगी। जल्द ही मून दरवाजे पर रुक गई और उसको अलविदा कहा। उसने खुद अपने कमरे का दरवाजा खोला। अपना सूट उतारते हुए उसने मन ही मन कहा, मेरा बेडरूम वापस मिल गया। मुझे उसकी बहुत याद आई। आज बिजी नहीं है तो कुछ पढ़ लें। लिन ने केस की तरफ हाथ बढ़ाया। चश्मा लगाते हुए उसने कहा, अब क्लाउड द्वारा दी गई सामग्री का अध्ययन करने का समय आ गया है। बादल छोंट गए और चांद दिखाई देने लगा। लिन मेज पर बैठा कह रहा था, इतने सारे दस्तावेजों में से सिर्फ एक ही किताब का शीर्षक है। दोनों शोधकर्ताओं के नाम देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। रूपर्ट की तस्वीर वाले दस्तावेज में धार्मिक कट्टरता और साम्राज्य के उदय पर उनके शोध का विवरण था। हॉल दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। वे लोगों के रीति रिवाजों का अध्ययन करते थे। खास बात यह थी कि सभी ग्रंथ खंडहरों में मिले थे और अजीर के युग के थे। डार्क एजेस नामक यह पुस्तक उस समय सोसाइटी ऑफ ट्रुथ में थी, लेकिन दोनों शोधकर्ताओं की उस तक पहुंच नहीं थी। लिन ने आंखें सिकोड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वैज्ञानिक का शोध उसके सपने में देखे गए शोध से बहुत मिलता जुलता था। शोध की सामान्य सामग्री में पूरी कहानी समाहित थी। उन्होंने एक देवता के आगमन का जिक्र किया जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। उन्होंने कैंडेला और उसके राज्य के तेजी से विकास के बारे में भी बात की। युद्ध, या यूं कहें कि कैंडेला द्वारा देवता को दी गई चुनौती का भी पुनर्कथन किया गया। यहां तक कि यह भी लिखा गया कि राजा ने लॉरेल पुष्पमाला पहनी थी। शाही परिवार के व्हाइट हॉल में वयस्कता समारोह जैसे रीति रिवाजों के भी अभिलेख मौजूद थे। लिन ने अपनी उंगलियां मोड़ ली। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। कागजों से सजी अपनी मेज की ओर देखते हुए उसने कहा, सारी बारीकियां मेरी याददाश्त में गहराई से बैठ गई हैं और मैं हर चीज पर इतना सोच विचार नहीं कर पा रहा था। लिन ने अपना चश्मा ठीक किया। उसकी परछाई लंबी होती गई क्योंकि उसने अतीत के बारे में जानने के लिए यह किताब लेने का फैसला किया था। उसने बगल की ओर देखा। उसने अपने बगल में दिखाई देने वाली तलवार की ओर देखा। ब्लेड से कपड़ा हटाते हुए उसने कहा, मून के यहां आने के बाद से मैंने इसे कभी बाहर नहीं निकाला। अचानक गोल्डन ऑरा खुद ही उसकी आंख की ओर दौड़ पड़ा। लिन अब अपनी आंखों से सारा पाठ पढ़ रहा था। तलवार पर ही लिखा था, एक लंबी अंधेरी रात के बाद भोर जरूर होगी। लिन ने घबराकर कहा, शायद सभा में पवित्र तलवार सौंपने की रस्म का अध्ययन हो रहा होगा। कैंडेला की आत्मा अचानक उसके ऊपर प्रकट हुई और बोली, उसके पास अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं बचा है और मरने से पहले यही आखिरी तोहफा है जो वह उसे दे सकता है। तलवार में लिन को कैंडेला की छवि दिखाई दी। वह डर गया, लेकिन एक क्षण बाद उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। लिन चुपचाप तलवार को देखता रहा। बस उसके कमरे के पर्दे हल्के से हिल रहे थे। उसने अपना सिर घुमाया। वह डर के मारे जड़ हो गया। उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। लिन ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, मुझे बस एक ही बात का यकीन है कि मैं पागल नहीं हो रहा हूं। उसका हाथ जोर जोर से कांपने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तलवार उठा ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सपने में जो कुछ भी हुआ था
उसका किसी न किसी तरह से कोई संबंध है। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जितना ज्यादा मैं उन शिलालेखों को देखता हूं वे मुझे उतने ही जाने पहचाने लगते हैं। उसे यह भी याद था कि वह तलवार मुख्य मंदिर के किनारे रखी हुई थी और लॉरेल की शाखाओं के मुकुट के साथ वह राजसी शक्ति का प्रतीक थी। झागने के बाद जब उसने आखिरी बार तलवार देखी थी तो उसे भ्रम हुआ था कि उसने कंडेल के शरीर में युद्ध के मैदान में जीसीसते में जीत हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लिन ने सब कुछ लिख लिया, यह समझते हुए कि अब यह सिर्फ एक याद नहीं रह गई है, क्योंकि इस समय बिना किसी स्पष्ट कारण के वह पहले से ही एक अनजान भाषा में खुलकर लिख रहा था। लिन कुर्सी पर बैठा रहा और बाद में ऐसा होने का संभावित कारण समझने की कोशिश करता रहा। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई लेकिन निशान नहीं देखा। उसकी बांह की त्वचा बिल्कुल साफ थी। लिन ने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, अगर यह यहां होता भी तो मुझे टैटू बहुत पहले ही नजर आ जाता। जब उसने पूछा, क्या मैंने गलती से राजा को सही राह पर ला दिया है, तभी तलवार से ईथर फूट पड़ी। राज्य की यह पवित्र तलवार कंडेल के हाथ में थी। बाद में यह कई शूरवीरों के हाथों में पहुंच गई, जिससे सभी तलवार का मूल इतिहास भूल गए और अंत में उस जोसेफ ने तलवार दे दी। कंडेला का परिचय देते हुए लिन ने कहा, कंडेला अब भी मिलनसार था, वह अंधकार और भावनाओं में नहीं डूबा था। कंडेला ने लिन को कुछ अनमोल चीज दी। वह कोई पवित्र तलवार नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के सारे अनुभव, अभियान, युद्ध और प्रदर्शन थे। उसने अपना चश्मा फिर से ठीक किया। मेज की तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे समझना है कि सच कहाँ है और झूठ कहाँ। उसे कंडेला को बचपन में मिली सारी शिक्षा और तलवारबाजी के हुनर साफ साफ याद थे। हालांकि उसे पवित्र कलाओं और जादू टोने के पल याद नहीं थे, और न ही यह कि राजा ने एक प्राचीन देवता से कैसे युद्ध किया था। लिन एक ठंडी दुनिया में डूबा हुआ लग रहा था। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था और समझना था कि कुछ बातें उससे क्यों छिपाई गई थीं। मुंह खोलते हुए उसने कहा, मैं सच्चाई जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। लिन ने चश्मा उतारकर पूछा, ये भगवान क्या है? उसके पीछे जमीन के नीचे से काली परछाइयां उभरी। लिन ने जेब में हाथ डाला और कहा, मुझे कहीं जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। कुर्सी पर बैठते हुए उसने बताया, दस्तावेजों में सिक्के के बारे में जानकारी दी गई है और कहा गया है कि इससे भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। लिन ने सिक्का निकाला और उस तरफ निशान लगाया जो सौभाग्य लाता था। वह मुस्कुराया। ड्रीम कैचर की बदौलत लिन ने खुद को सपनों की दुनिया में पाया। वह खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। जब दृष्टि क्षेत्र में बर्फ जैसे सफेद बाल दिखाई दिए तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सिल्वर ने बस आंखें तिरछी करके देखा। लिन के पास जाकर उसने उसका अभिवादन किया। लिन और सिल्वर आमने सामने खड़े हो गए। उसने आश्चर्य से मुंह खोला और मन ही मन कहा, सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज ही के दिन मैं एक स्पष्ट स्वप्न में खो गया था। सिल्वर ने उसे आंख मारी। लिन के चेहरे पर एक बूंद टपक पड़ी। सिल्वर के सामने खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि वह यह सपना 2 बार देख चुका है और बिना किसी कारण के ऐसे सपनों का आना समझाना मुश्किल है। लिन ने सोच सोचकर अपनी ठुड्डी रगड़ी और खुद से कहा, मेरे शारीरिक बदलाव बदल गए हैं। उसने एक सेब गटक लिया। वह सोच रहा था, ये लड़की कौन है जो सिर्फ एक फल की वजह से इतना बदल गई है। लिन आगे बढ़ा। हाथ उठाकर उसने उससे पूछा, पिछली बार जो किताब मैंने तुम्हें दी थी वह तुम्हें कैसी लगी? सिल्वर ने एक आंख खोली और कहा, किताब बहुत दिलचस्प है। वह अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हो गई। उसके बाल उड़ गए और उसने कहा, यह एक ऐसी दुनिया है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह रोमांटिक और खूबसूरत थी। जैसे ही उसने किताब का सटीक वर्णन किया, लिन का मुंह खुला का खुला रह गया। सिल्वर उसके पास से गुजरते हुए बोली, मुझे किताब बहुत पसंद आई। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, पहली बार मुझे ऐसी भावनाएं महसूस हुई हैं। लिन की आंखें चमक उठीं। एक पेड़ के पास जाकर उसने कहा, किताब बहुत ही बेहतरीन है। उसने पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया। मुस्कुराते हुए लिन की तरफ देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें ऐसी ही दुनिया चाहिए? लिन ने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा। उसने अचानक आंखें खोली। उसके हाथ में कैंडेला की तलवार दिखाई दी। लिन विस्मय से उसके हाथ में तलवार को देखता रहा। उसने तलवार जमीन में घोंप दी। लिन ने अपनी बाहें छाती पर रखकर कहा, लोग कमजोर जरूर होते हैं,
लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बुद्धि और क्रूर हृदय होता है। उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, ये लोग अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। सिल्वर, जो बगल से देख रहा था, बोला, तो तुम निराशावादी हो क्योंकि पहले तुमने मुझे ज्यादा खुश रहने को कहा था। लिन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मेरा मानना है कि इंसानी स्वभाव में सच्ची दयालुता होती है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं अब भी लोगों को सबसे बुरे की उम्मीद करने की सलाह देता हूं। सिल्वर ने आंखें बंद कर लीं और कहा, लोग बहुत विरोधाभासी होते हैं। फिर उसने आंखें खोली। उसके बगल में रखी तलवार को देखते हुए उसने कहा, मुझे तलवार जानी पहचानी लग रही है।